हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एम्फीओक्सस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो एम्फीओक्सस की बाहरी संरचना। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये टॉपिक एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट सेकंड है सीफेलोकोल्डेटा एंड यूरोकोल्डेटा, और पेपर का नाम तो आपको पता ही है। पेपर सेकंड है डाइवर्सिटी ऑफ कोल्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ पेपर सेकंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्फीओक्सस की बाहरी संरचना। ठीक है भाई, एम्फीओक्सस आपने देखा है, ये कोई नाम नहीं है, एक बड़ी पहचान है। समुद्री जीव के रूप में एक बड़ी पहचान है बेटा, ये एक समुद्री जीव होता है। ठीक है, और बड़ा सॉफ्ट मुलायम और छोटा सा जीव होता है, जिसकी लंबाई मात्र 3 से 7 सेंटीमीटर होती है। जब हाथ में लेके जब उसको जब आप अपनी हथेली पे रखोगे ना, तो एक अलग ही एहसास फील होगा। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट देख लो बेटा ज़रा ठीक से, लाइन पे फोकस करना। ठीक है, देखो जैसे जैसे ये पीडीएफ फाइल में लिखा ना, वैसे वैसे आपको पेपर में छाप के आना। ठीक है, तो एम्फीओक्सस, जिसको आप ना ब्रांचियोस्टोमा भी बोलते हो, यानी कि एम्फीओक्सस को आप ब्रांचियोस्टोमा भी कहते हो। ये वर्ड लगा, देखो ये वाला वर्ड देख लो, ब्रांचियोस्टोमा। और जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया है ना, उनमें भी मैंने ये वाला टॉपिक दिया। तो एम्फीओक्सस को आप ब्रांचियोस्टोमा भी कहते हो, जिसको आप लेसलेट भी कहते हो। ये कई नाम से जाना जाता है, ये हैगा हमारा लेसलेट। ठीक है बेटा, ये वाला ध्यान देना है, ये है लेसलेट, ये दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है, तो एम्फीओक्सस को आप ब्रांचियोस्टोमा भी कहते हो, लेसलेट भी कहते हो। लेसलेट क्यों कहते हैं वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, डरो मत, घबराओ मत। तो पहली लाइन याद करो, यानी कि एम्फीओक्सस को लेसलेट भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी लाइन होता क्या है, यह एक छोटी है, फोकस करो ठीक से। या इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन पढ़ो आप। ये दिख रहा है आपको, सेकेंड लाइन है इसकी। यह एक छोटी मछली जैसा समुद्री जीव है। ठीक है, यह एक छोटी मछली जैसा समुद्री जीव है। ठीक है सर, ये दोनों लाइनें याद हो गई। इसको लेसलेट कहते हैं, एक छोटी मछली जैसा समुद्री जीव होता है। अब कुछ बाहरी स्ट्रक्चर इसकी मैंने यहाँ पर दिए, ध्यान देना बेटा लाइन पे ठीक से। देखो वैसे तो मैंने बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल बनाई है, घबराओ मत, लेकिन कुछ पॉइंट मैंने ऊपर भी ले रखे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, देखो इसका जो शरीर है ना, इसका शरीर कैसा होता है, पतला होता है। ये वाला जो इसकी बॉडी होती है ना, ये इसका शरीर पतला और मछली जैसा होता है। ठीक है, सिर और पूंछ दोनों नुकीले होते हैं। जो उसका हेड होता है ना, हेड वो भी नुकीला होता है, और जो पूंछ होती है वो भी नुकीली होती है। कैसे, ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला इसका हेड होता है। ये मैं इसको जो है कर दे रहा हूँ, ये इसका कैसा है बेटा, हेड है। और ये कैसा है, इसका टेल है, यानी कि ये पूंछ है। तो सिर और पूंछ दोनों नुकीले होती हैं, तो हेड भी नुकीला होता है और पूंछ भी नुकीली होती है। दिख रहा है ना, ये कभी देखा है, समुद्री जीव है, मुश्किल लग रहा है, देखा हो आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो उसका हेड और टेल दोनों के दोनों कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो शरीर पर कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, गिल स्लिट्स कहते हो। और एक बीच में बड़ा छिद्र होता है, जिसको आप माउथ कहते हो। ठीक है, तो अब तुम सोच रहे होगे यार गिल छिद्र कहाँ पर है बेटा, ये देखो तुम, ये लिखा हुआ है, ये शरीर पर छोटे छोटे, फोकस करो लाइन पर। ठीक है बेटा, ये शरीर पर छोटे छोटे। अच्छा, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ब्रश का, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। ओके, ठीक है, ये वाले, ये देख रहे हो आप, ये गिल स्लिट होते हैं इसके, ये वाले। तो शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें गिल स्लिट कहते हैं। और एक बड़ा छिद्र होता है, जिसको आप माउथ कहते हो। तो माउथ जो होता है ना, इसके नीचे इस साइड में माउथ होता है। ठीक है, यहाँ पे माउथ शो नहीं किया गया, पर इस साइड में क्या होता है, माउथ होता है। ठीक है, ओके सर, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें आप गिल स्लिट कहते हो, और एक बड़ा छिद्र होता है जिनको आप माउथ कहते हो। तो बड़ी आसानी से ना आप लिख दोगे यार, बना के। बस थोड़ा सा ना इसके बारे में पता होना चाहिए कि यार इसका जो शरीर है पतला होता है, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ठीक है, यानी कि सिर और पूंछ दोनों नुकीले होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें आप गिल स्लिट कहते हो, एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिन्हें आप माउथ कहते हो, ऐसे करके, है ना। तो शरीर के ऊपर देखो, ये 3 प्रकार के फिन होते हैं इसमें। एक तो होता है, देखो फिन रे दिखाया गया ऊपर, ये वाली जो लेयर होती है ना, ऊपर वाली लेयर, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ। तो जो ये वाली लेयर होती है, इसको बोला था डोर्सल फिन, यह है कैडल फिन। और यहाँ पे ना एक लेयर होती है, जिसको आप बोलते हो वेंट्रल फिन। ठीक है, यानी कि वेंट्रल पंख।
एक वेंट्रल पंख, कैडल फन यानी कि वेंट्रल पंख, कैडल पंख और डोर्सल पंख। ठीक है, ये 3 प्रकार के इसमें पंख पाए जाते हैं, अभी आगे बताऊंगा, डरो मत। तो शरीर के ऊपर एक डोर्सल फिन, नीचे की तरफ एक वेंट्रल फिन, ठीक होते हैं, और जो पूंछ होती है ना उस पर जो होते हैं कैडल फिन होते हैं। इसमें सोने की गया कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें ये पानी को भोजन यानी कि जिससे ये पानी में भोजन ढूंढता है और पीछे की ओर रहता है। ठीक है, ध्यान देना, पानी में भोजन को ढूंढता है और पीछे की ओर रहता है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, समझ में आया। तो शरीर के ऊपर एक डोर्सल फिन होते हैं, नीचे वेंट्रल फिन होते हैं। इसकी सहायता से क्या करता है, ये पानी में भोजन को ढूंढता है और पीछे की ओर रहता है। चलिए, तो ज़रा ध्यान से देख लो, अभी आगे बताएंगे। अब ये अगर पेपर में आ जाए ना, एग्ज़ाम पेपर में अगर ये वाला टॉपिक फंस जाए, तो मैं सही बता रहा हूँ, जो ये तुम डायग्राम देख रहे हो ना, अगर ये डायग्राम आप पेपर में बना के आते हो तो 100% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं काट सकता कोई टीचर, समझ गए, अगर डायग्राम बना के आते हो, क्योंकि ज्योलॉजी में डायग्राम की वैल्यू होती है। अबे थ्योरी तो कोई भी लिख देगा, अगर आपको डायग्राम आता है तो थ्योरी आप बना के लिख दोगे कि सर इसका हेड और टेल दोनों नुकीली होती हैं, डोर्सल फिन ऊपर की तरफ होते हैं, वेंट्रल फिन नीचे की तरफ होते हैं, भोजन को ढूंढता है, कैडल फिन पूंछ पे लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें आप गिल स्लिट्स कहते हो, एक बड़ा छिद्र होता है जिन्हें आप माउथ कहते हो। ठीक है, ये तो आप बना के भी लिख दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। ठीक है बेटा, चलिए तो ज़रा लाइन पे ध्यान देना। तो मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद जो है ना, इसकी मेन विशेषताएं अब पढ़ते हैं, हेडिंग बाय हेडिंग। एम्फीओसस की बाहरी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एम्फीओसस की बाहरी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो एम्फीओसस की बाहरी विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले बॉडी के बारे में बताओ, उसकी शेप साइज क्या है। देखो मैंने लिखा शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अच्छा कैसा लग रहा है देखने में आपको? इसका शरीर पतला होता है बेटा, चपटा होता है, ठीक है, पारदर्शी होता है और लेस पारदर्शी होता है। ठीक है, इसका शरीर पतला होता है, चपटा होता है और पारदर्शी होता है, या लेस जैसा होता है, जिसकी वजह से इसे लेस लेट भी कहते हैं अगर चारे हो तो। इसका शरीर पतला, चपटा और लेस जैसा होता है, जिस कारण इसे लेस लेट कहते हैं। तो पर मैंने इसको ना लेस को हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसमें, लेकिन पारदर्शी होता है, ध्यान देना। ठीक है, सही पतला होता है, चपटा होता है, पारदर्शी होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 7 सेंटीमीटर। किसी किसी बुक में इसको 5 से 8 सेंटीमीटर लिख रखा है। ठीक है, हर बुक की अपनी एक कहानी होती है। गूगल पे 3 से 7 सेंटीमीटर, बुक में 5 से 8 सेंटीमीटर। तो जो भी आप चाहो वो लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कहोगे यार सर आपने तो ये लिखवा दी जबकि ये होती है। ठीक है, तो ये लगभग 3 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है और दोनों सिरे जो होते हैं ना इसके, वो नुकीले होते हैं, आगे और पीछे वाले, हेड और टेल दोनों नुकीले होते हैं। अच्छा, इसमें जो हेड है वो स्पष्ट नहीं होता। अब तुम सोच रहे हो ना कि सिर स्पष्ट होता है, इसमें हेड स्पष्ट नहीं होता, तथा इनकी आंखें जैसे इनकी आंखें होती हैं ना, आंखें जैसे संवेदी अंग नहीं होते। ठीक है, लाइन पर ध्यान देना, इनका स्पष्ट सिर नहीं होता, इनमें आँखें जैसे संवेदी अंग नहीं होते हैं। तो फिर यार ये कैसे देखते होंगे? अरे सब जुगाड़ होता है इनके पास, टेंशन मत लो। चलिए पहला हो गया, पहला नंबर याद करो, हेडिंग बाय हेडिंग। थ्योरी बना के लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग याद होनी चाहिए, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है कलर एंड स्किन। अच्छा, कलर कैसे होता है? आमतौर पर ये पारदर्शी होते हैं, इनके अंदर का भी आप देख सकते हो, ये आमतौर पर पारदर्शी हल्के रंग के होते हैं, जिसके अंदर के अंग दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, पारदर्शी आपने मेंढक देखा है कभी? पारदर्शी मेंढक देखा है जिसके अंदर सांस लेने का सिस्टम आपको बाहर से दिखाई दे रहा हो? ये भी बेटा पारदर्शी होती है, इनके हल्के रंग की होती है, पारदर्शी होती है, और अंदर का जो अंग है ना, ऑर्गन्स, वो आप देख सकते हो। इसकी त्वचा चिकनी होती है और इसमें सल्क नहीं होते, जो सल्क होते हैं ना, सल्क, वो नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। अच्छा, हेड देखो तीसरे नंबर पे इसका मैंने ऊपर लिखवा दिया कि कोई स्पष्ट हेड नहीं होता है। दूसरा ये लिखवाया है कि इनमें जो आइस जैसे संवेदी अंग नहीं होते हैं, ध्यान देना, आइस जैसे संवेदी अंग नहीं होते हैं, हेड स्पष्ट नहीं होता है। अब देखो वही कहानी मैंने यहाँ लिखी है, कोई वास्तविक सिर नहीं होता, कोई वास्तविक सिर नहीं होता। मेरे बात को फोकस समझ में आ रहा है ना? फोकस करो बात पे। कोई वास्तविक सिर नहीं होता यार, इस चीज़ को समझो, कोई वास्तविक सिर नहीं होता, लेकिन अगले सिरे पर ओरल हुड होता है, जो फिंगरिंग होता है ये। अच्छा बेटा, कोई वास्तविक सिर नहीं होता, लेकिन अगले सिरे पर क्या होता है? ओरल हुड। देखा है आपने ओरल हुड? ये हैगा, ये वाला तुम देख रहे हो ना, ये वाला, ये ओरल हुड। यार मैं कैसे दिखाऊं आपको? कुछ ऐसा बना हुआ होता है इस टाइप का ये, अरे यार इससे बनाते हैं, इस वाले ब्रश से। ये इस टाइप का होता है ये वाला, और यहाँ पे ना फिंगर निकली हुई होती है इस टाइप से, ये ऐसे करके, ये ओरल हुड होता है। ठीक है, स्पष्ट हेड नहीं होता, लेकिन ओरल हुड होता है ये वाला। इसमें इस डायग्राम में दिखाई देगा आपको, देखो ये वाला तो तुम्हें दिखाई दे रहा है। देखो ये जो है ना, ये अब दिख रहा होगा शायद मेरे ख्याल से,
ये है हमारा ये वाला, ये है, ये ओरल हुड होता है। ये एंडोस्टाइल नीचे है, एंडोस्टाइल पे टिप्पली पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है ये वाला, ये पढ़ लेना शॉर्ट क्वेश्चन में। तो जो तुम ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला, ये पीछे वाला, ये ओरल हुड होता है, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, इसको मैं पीछे फिर डाउन करता हूँ। दिख रहा है आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ? ओके ओके ओके, मैं दिखाई दे रहा हूँ? आज नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास सेकंड फ़ोन नहीं है, ठीक है। और मैंने बोर्ड पे भी नहीं पढ़ाया, बोर्ड पे पढ़ाता काफ़ी टाइम खिंचता, पेपर आने वाला है, इसीलिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए PDF फाइल थ्रू पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रंग हो गई, त्वचा हो गई, सिर हो गया इसका, मुख्य छिद्र अभी देखते हैं बाद में, सही, हाँ ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला कि कोई वास्तविक हेड नहीं होता है, लेकिन अग्र सिरे पर ओरल हुड होता है जो झालदार फिंगर्ड होता है, यानी कि फिंगर्ड होता है, ठीक है। कर लोगे ना पक्का यार? ज़्यादा हाइट थोड़ी ना, शेप एंड साइड आप बॉडी डाल दो, ठीक है। और इसके बाद में जो हेडिंग है कलर एंड स्किन डाल दो, उसके बाद में तुम इसमें डाल देना हेड डाल देना, फिन डाल देना, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक डाल के इसके बारे में लिख देना, बस हो गया तुम्हारा काम। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, बड़ी आसानी से आप कवर कर लोगे, ठीक है। अच्छा, ओरल हुड के किनारे पर वकल सीरी से घिरे होते हैं और भोजन को छानने में मदद करते हैं। ओरल हुड के किनारे जो होते हैं ना, वो वकल सीरी से घिरे होते हैं जो भोजन को छानने में मदद करते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अब देखो माउथ, मैंने क्या बोला कि बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, गिल स्लिट कहते हो। एक बड़ा छिद्र होता है जिसको आप माउथ कहते हो। और बाकी जो है कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो आगे की ओर बड़ा छिद्र होता है, ठीक है, इसको हटाओ, इसको लेते हैं। आगे की ओर एक बड़ा छिद्र होता है जो पानी और भोजन के कणों को अंदर लेता है, ठीक है। आगे की ओर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे आप माउथ कहते हो, और वो क्या करता है, पानी को और भोजन को क्या करता है, अंदर लेता है। शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें आप क्या बोलते हो, गिल स्लिट कहते हो, जो श्वसन और भोजन छानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो गिल स्लिट का मतलब ही यही है, श्वसन के लिए काम मांगे, ठीक है। यानी कि आगे की ओर, या मध्य बोल दो, मध्य में भी होता है, ऐसा नहीं है। तो आगे की ओर जो है ना, वो एक बड़ा छिद्र होता है जिसको आप क्या बोलते हो, जो भोजन को और पानी को अपने अंदर लेता है, जिसको आप क्या बोलते हो, माउथ कहते हो। शरीर पर छोटे छोटे छिद्रों की कतारें होती हैं जिनको आप गिल स्लिट कहते हो। यहाँ से श्वसन और पानी अंदर जाता है, यानी कि भोजन छानने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिख दोगे ना इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैंने क्या बोला, जो पंख होते हैं ना, सबसे पहले बॉडी एंड शेप ऑफ, यानी कि शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, पहला नंबर। दूसरा कलर एंड स्किन, ठीक है, हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर क्या था हमारा, तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर था हमारा, ठीक है, हेड हो गया। चौथा नंबर मुख्य छिद्र हो गए इसके, यानी कि माउथ एंड गिल स्लिट। और जो 5वां नंबर है वो फिन हो गए। अब मैं क्या बोलूँगा आपको कि जो फिन होते हैं ना, पंख, वो 3 प्रकार के होते हैं इसमें। एक डोर्सल फिन जो कि ऊपर की ओर होता है, वेंट्रल फिन जो कि नीचे की ओर होता है, और एक होता है कैडल फिन जो कि पूंछ पर होता है, ठीक है। ऐसे लिख दो बना बना के, बस हो गया। देखो डोर्सल फिन शरीर के ऊपरी हिस्से पर लंबा पंख होता है, शरीर के निचले हिस्से पर भी एक लंबा पंख होता है, पूंछ के सिरे पर भी एक लंबा पंख होता है। लिख दो बना बना के, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप लोग इंटेलिजेंट, आपके जैसा कोई नहीं है। ये है, देखो अगर इसमें डायग्राम में देखोगे ना, ये है, तो ये वाला डोर्सल फिन, ठीक है बेटा, नीचे वाला ये वाला वेंट्रल फिन, ठीक है, और ये वाला जो है वो कैडल फिन हो गया। तो पूंछ पर कैडल फिन, ऊपर की तरफ डोर्सल फिन, नीचे की तरफ वेंट्रल फिन, ठीक है। एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको बड़ी आसानी से आप लिख लोगे। चलिए आप आगे देखते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, फिन में मैंने क्या लिखा है, डोर्सल फिन, शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक लंबा पंख होता है। जैसे मछली होती है ना, उसके ऊपरी हिस्से पर होता है, सेम टू सेम वैसे ही होता है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक लंबा पंख होता है। वेंट्रल फिन, शरीर के निचले हिस्से पर एक पंख होता है, ठीक है। शरीर के निचले हिस्से पर भी क्या होता है, एक पंख होता है नीचे जहाँ पेट होता है, ठीक है। और पूंछ पर भी क्या होता है, पंख होते हैं, यानी कि पूंछ के सिरे पर एक पूंछ पंख होता है जो तैरने में मदद करता है, ठीक है। जैसे मछली का है ना, सेम टू सेम ऊपरी हिस्से पर भी पंख होता है, निचले हिस्से पर भी पंख टाइप के होते हैं, और पूंछ पर भी क्या होते हैं, पंख टाइप। जैसे मछली जब चलती है ना, तो ध्यान देना, जो पूंछ होती है वो बहुत तेज़ी से हिलाती है, इसका मतलब है तैरने में हेल्प करती है। जो कैडल फिन होते हैं वो तैरने में हेल्प करते हैं, यानी कि पूंछ पंख भी कहते हैं इनको, और ये तैरने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बस सिंपल सी बात है, लिख लोगे, कर लोगे, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन एंड लास्ट वाला फिन कैडल फिन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, ये मायोटोम्स आ गए हमारे। मायोटोम्स शरीर के किनारों पर भी आकार की मांसपेशियाँ होती हैं जो कोल डेटा की पहचान करवाती हैं। शरीर के किनारों पर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटा, इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर के किनारों पर भी आकार की मांसपेशियाँ होती हैं जो कोल डेटा की पहचान करवाती हैं। इतने काफ़ी लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। बस ये भी जो वर्ड है ना,
ये लिखा हुआ होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि हाँ मुझे याद है, मुझे पता है। तो शरीर के किनारों पर वी आकार की मांसपेशियाँ होती हैं जो कॉल डेटा की पहचान कराती हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आराम से हेडिंग वाई हेडिंग याद करो। शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, कलर एंड स्किन, ठीक है, हेड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में तुम्हारे पास मुख्य छिद्र हो गए, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे पास माइटोम्स हो गया, फिर और पंख हो गए हमारे, ठीक है। तो ये हेडिंग बाय हेडिंग अगर आपको याद हो गए ना, तो आप बना बना के बड़ी आसानी से लिख दोगे। और जहाँ तक हो सके, ठीक है, एम्फिओसिस का आप डायग्राम जरूर बना के आना यार। अगर आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो, उसके हेडिंग याद कर लो, जब डायग्राम तुम बना लोगे ना, तो उसके नाम भी तुम्हारे याद हो जाएंगे, जैसे डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, अजीज हर एक नाम तुम्हारे याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डायग्राम बना के आना अच्छे से, और डायग्राम बना के आओगे तो नंबर बड़े अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताएं अगर आपका मन कर रहा है, यानी कि अदर फीचर्स अगर मन कर रहा दे सकते हो, मन नहीं कर रहा छोड़ देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहला आता है तुम्हारे पास हेड चेक, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटा। हेड चेक ट्यूब, बरामदे की छत पर सीलिएटेड नाली, ठीक है, यानी कि हेड चेक, ओके ओके, हेड चेक ट्यूब होती है ये हमारी। इसमें हैश बेक को गड्ढा, यानी कि हेड चेक ट्यूब, बरामदे की छत पर सीलिएटेड नाली, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर जो है ना, वो है हमारा हैश बेक का गड्ढा। नहीं, हैश बेक नहीं होता, ये भी क्या होता, इसको हटाओ, ये नहीं होता कुछ भी। ये होता है तुम्हारे पास हेड चेक ग्रोव, ठीक है, हेड चेक ग्रोव, हेड चेक के खांचे के अंत में एक गड्ढा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होता है, ठीक है, यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। तो तीनों के तीनों ये लिख देना, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स और तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ये सब ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं। देखो उत्सर्जी अंग, ठीक है, लिखा हुआ है, इसके बारे में तो ऐसे लिख देना डायरेक्टली, इतना मत लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो गोनाड शरीर के दीवार में स्थित होते हैं। ये देख रहे हो ना गोनाड। अच्छा, इसमें डायग्राम में देख के बताओ गोनाड कहाँ पर है। ये तो तुम्हें पता है कि ये भी आकार के होते हैं, ये माई सेप्टा जो होते हैं ना, ये तो तुम्हारे भी आकार भी शेप के होते ही हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, मायोसेप्टा, क्या नाम दिया है, कितना शानदार नाम दिया, मायोसेप्टा। ओके ओके, 4 5 6 मायोटोम्स, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे इसमें, हम ये है ये तुम देख रहे हो ना, ये है मायोटोम्स, ओके। तो ये भी आकार के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी संख्या 60 से भी ऊपर होती है, इनकी संख्या 60 से भी ऊपर होती है, भी शेप के होते हैं ये, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है बेटे, माइटोम्स होते हैं ये, ठीक है, मायोटोम्स, ये सब क्या है हमारे मायोटोम्स। चलो आगे देखते हैं अभी। यार मैं क्या देख रहा था इसमें, मैं देख रहा था इसमें गोनाड, तो गोनाड कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैंगे गोनाड, ये हैं रिप्रोडक्शन के लिए गोनाड होते हैं इसमें, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए गोनाड होते हैं, ओके सर, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, गोनाड होते हैं। कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, सोलेनासाइड्स, ब्रक नलिकाएं, ब्रक ग्लोमेरुलाई खंडित रूप से संरक्षित होते हैं। रिप्रोडक्टिव तंत्र, ठीक है, गोनाड शरीर की दीवार पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय जैसी पंपिंग प्रणाली वाला एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है, ओपन वाला नहीं होता, क्लोज होता है। तो हृदय जैसी पंपिंग प्रणाली वाला, हृदय जैसी पंपिंग प्रणाली वाला, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम भी इसमें पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसमें पाया जाता है। गोनाड जो होते हैं वो दीवार पर प्रेजेंट होते हैं। ये इस टाइप से आप हेडिंग बाई हेडिंग याद कर लो। हेड चेक, हेड चेक, ठीक है, हेड चेक जो है ना हमारा ये वाला, बरामदे की छत पर सीलिएटेड नाली होती हैं। हैश चेक ग्रोव, हैश चेक के खांचे अंत में गड्ढा, अगर चाहो तो लिख देना, बनना ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, रिस्पायरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड थर्ड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। ये तीनों के तीनों आपको लिख के आना है अदर फीचर्स में, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, चाहे शॉर्ट में पूछे लॉन्ग में पूछे, आपको इतना करके आना है बहुत अच्छे से, क्योंकि 15 मार्क्स। और अगर क्योंकि देखो MJPRU है, उसमें तो पता ही है तुम्हें कि आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन वो पढ़े हुए आपके आएंगे 100%। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, एक क्वेश्चन और देखना अब आपको, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट, ठीक है। तो ध्यान देना, अच्छे से लिख के आना,
हेडिंग बाई हेडिंग लिख के आना, हेडिंग मत छोड़ना, दूसरा पॉइंट डायग्राम मत छोड़ना, अगर नंबर अच्छे से अच्छा लाना चाहते हो तो। इसका ना डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो बस, सारे नाम याद हो जाएंगे, डायग्राम बन जाएगा तुम्हारे, और उसके बारे में तुम खुद से बना के लिख भी दोगे। ठीक है, तो ज़्यादा रट्टा मत मानना, केवल बड़े प्यार के साथ में, बड़े प्रेम पूर्वक इस टॉपिक को समझना। आई होप कि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।